हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम लव नेक्स्ट डोर सीरीज का एपिसोड 13 देखने वाले हैं। ड्रामा की शुरुआत में हीरो रियो को देखे जा रहा था। वो पूछती है, तुम मुझे क्यों ऐसे घूर रहे हो? वो कहता है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, ये सच है या सपना? वो उसे मार के कहती है, ये सच है। वो कहता है, हाँ ये सच है, सपना नहीं, और हम दोनों साथ हैं। रियो कहती है, ये अजीब बात है, इस तरह यहाँ एक साथ होना। वो पूछता है, इसमें अजीब क्या है? रियो कहती है, मेरे दिल में कुछ गुदगुदी सी महसूस हो रही है, ऐसे लगता है कि जैसे बबल्स फूट रहे हो। हीरो कहता है, हाँ यही तो प्यार है। वो कहती है, अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि ये प्यार है, लेकिन प्यार शब्द में कुछ ऐसा है जो मुझे परेशान करता है, थोड़ा एम्बेरसिंग लगता है। हीरो कहता है, मेरी फैमिली के रूप में, मेरे फ्रेंड के रूप में और मेरी वुमेन के रूप में कभी कभी प्यार डिफरेंट रूप से होता है, लेकिन ऐसा कोई समय नहीं था जब मैंने तुमसे प्यार न किया हो। तभी उन्हें बाहर मिसुक और हाइसुक की आवाज आती है। उनकी आवाज सुन के वो दोनों घबरा जाते हैं। मिसुक अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई करते हुए आती है। वो कहती है, हम सब घूमने गए थे, लेकिन मेरे पास दिखाने के लिए एक भी फोटो नहीं है। सियोंग के डैड ने हाइसुक को सुपर मॉडल बना दिया, उसकी बहुत खूबसूरत फोटो खींची। जब हम क्रैब खा रहे थे, उन्होंने अपनी वाइफ के लिए क्रैब के पैर के अंदर से मीट निकाल कर उसे खिलाया, लेकिन तुम खाना खाने में बिजी थे। रियो के डैड कहते हैं कि उन्होंने क्रैब के पैर से मीट इसलिए निकाला क्योंकि वो एक डॉक्टर हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। मिसुक कहती है, तुम भी तो एक कुक हो, मैं रात को तुम्हारे साथ टहलना चाहती थी, लेकिन तुम शराब पीकर बेहोश हो गए। तुम इतने घराटे क्यों लेते हो? मैं जानबूझ के घराटा नहीं लेता। वो दोनों जैसे डोर ओपन करते हैं, दोनों अच्छे बच्चे की तरह बैठ के कॉमिक्स पढ़ रहे होते हैं। उन्हें देख के पूछते हैं, आप लोग इतने जल्दी घर आ गए? हीरो उनसे पूछता है, मिसुक आंटी, आपको घूमने में मजा आया ना? उन दोनों को देख के कहते हैं कि तुम दोनों की इतनी उम्र भी नहीं हो गई कि सुबह उठते ही दोनों कॉमिक्स बुक पढ़ रहे हो। रियो को देख के उसके डैड पूछते हैं कि क्या तुम्हें रोमांस कॉमिक्स पसंद है? और सियोंग को देखकर कहते, तुम बहुत रोमांटिक हो। वो कहता, हाँ थोड़ा सा। तभी मिसुक हीरो से कहती है, तुमने अपनी शर्ट का बटन ठीक से नहीं लगाया। ये सुनते दोनों एकदम चौंक जाते हैं। वो कहती है, क्या तुम सच में छोटे बच्चे हो? तुम अपनी शर्ट के बटन को ठीक से नहीं लगा सकते। रियो के डैड उसके शर्ट के बटन को ठीक करते हैं। वो कहता है कि मैं शर्ट पहनते समय ध्यान नहीं दिया। रियो टॉपिक को चेंज करने के लिए अपनी मॉम से पूछती है कि उसने आपसे पूछा कि आपको घूमने में मजा आया कि नहीं। मिसुक कहती है, अपने डैड से पूछो। वो कहते हैं, ये तो बस झगड़ा करना चाहती है मुझसे। रियो हीरो को आंखें दिखाती है कि वो वहाँ से जाए। तभी मिसुक कहती है, घर जाकर अपने मॉम डैड को बुलाओ, हम सब एक साथ खाना खाएंगे। रियो कहती है, जल्दी जाओ। दोनों फैमिली एक साथ बैठ के खाना खाती है। हीरो उन लोगों से ट्रिप के बारे में पूछता है। वो कहते हैं कि ट्रिप बहुत अच्छा था। हीरो के डैड कहते हैं, अगली बार तुम दोनों भी हमारे साथ चलो। मिसुक कहती है, अकेले इन दोनों कैसे आएंगे? पहले इन दोनों की फैमिली तो बन जाए। ये सुनते ही दोनों शौक हो जाते हैं। हाइसुक कहती है कि पहले इनकी शादी हो जाए, फिर हम सब साथ में चलेंगे। ये सुन के दोनों फिर से शौक होते हैं। मिसुक कहती है कि मैंने और हाइसुक ने इन दोनों के लिए लाइफ पार्टनर ढूंढने का फैसला किया है। सियोंग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि कोई रियो से शादी करेगा। हाइसुक और मिसुक उसे डांटते हैं। रियो कहती है, कोई भी लड़की सियोंग को पसंद नहीं करेगी। उन दोनों के मॉम डैड कहते हैं कि तुम दोनों ऐसी क्यों बात कर रहे हो? रियो कहती है, हमारा कोई गलत मतलब नहीं है, हम दोनों तो ऐसे एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहते हैं। हीरो कहता है, बचपन से ही तो हम दोनों एक दूसरे को परेशान करते आ रहे हैं। दोनों जल्दी खाना खाकर रियो के रूम में आ जाते हैं। रियो कहती है कि पहले हमें अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा कि इनके सामने क्या बात करना है, ताकि हमें ऐसे प्रॉब्लम ना हो। हीरो कहता है कि इससे अच्छा तो हम उन्हें बता देते हैं कि हम डेट कर रहे हैं। वो कहती है कि ये सही टाइम नहीं है, अभी अभी तो मेरी एंगेजमेंट कैंसिल हुई है। हांजन भी कुछ दिन पहले यहाँ से गया है। अगर हम हमारे बारे में उन्हें बताएंगे तो उन्हें लगेगा कि हम दोनों सीरियस नहीं हैं, बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। वो हंसते हुए कहता है कि इसका मतलब तुम्हारे दिल में मेरे लिए बहुत ही सीरियस फीलिंग है। वो कहती है कि तुम मजाक मत करो। सियोंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सबको समझा दूंगा। रियो कहती है कि नहीं, उसके बाद सब कुछ अनकंफर्टेबल हो जाएगा। जब हमारे पेरेंट को हमारी डेटिंग के बारे में पता चलेगा तो क्या तुम इस तरह मेरे रूम में आ सकोगे? और ना ही मैं तुम्हारे रूम में जा सकूंगी। मेरे पेरेंट मुझसे बहुत सारे सवाल करेंगे। हमारे पेरेंट हमेशा हम पर नजर रखेंगे। हम साथ में घूम भी नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी नजर हमेशा हम पर रहेगी। अगर हम अभी बताएंगे तो वे लोग हमें वॉच करना चालू कर देंगे। हीरो कहता है कि ऐसी बातें तो हम अभी नहीं बताएंगे और ध्यान रखेंगे कि उन्हें हम पर शक न हो और हम कभी पकड़े न जाएं। ये सुनकर रियो बहुत खुश होती है। दोनों छुट्टी लेकर घूमने जाते हैं, साथ में बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, थिएटर में जाकर मूवी देखते हैं, साथ में बहुत सारे गेम को एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ डेंसो का बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा था। उसकी प्रोटीन पाउडर की सेलिंग नहीं हो रही थी, इसलिए वो बहुत ही परेशान होता है। रियो रात को सियोंग के ऑफिस में कुकिंग प्रैक्टिस करने के लिए आती है। वो बहुत देर से वेजिटेबल्स को घूर रही थी। तुम ऐसे क्यों घूर रही हो? वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इन वेजिटेबल्स में मुझे किससे ज्यादा नफरत है।
वो पूछता है कि जब तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम इसे क्यों खरीदी। वो कहती है कि मुझे ये सब पसंद नहीं है, फिर भी मेरी मॉम इसे मुझे बनाकर खिलाती है क्योंकि हेल्थ के लिए ये सब अच्छा होता है। इसलिए मैं इन सब्जियों को यूज करके ऐसा कुछ अलग डिश बनाना चाहती हूँ जिसे मुझे खा के बहुत ही पसंद आए। वैसे मैं अपना सिग्नेचर डिश भी बनाना चाहती हूँ, ब्रोकली और चिकन रिसोटो। वो कहता है नाम ही कुछ अजीब सा है। वो कहती है हाँ मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। हीरो उसे उठाकर बैठाता है और उसके करीब आने लगता है। वो पूछती क्या कर रहे हो तुम। वो कहता है कि तो फिर मैं रुक जाऊं। वो उसे किस करने जाता है, तभी उन्हें म्योंग की आवाज सुनाई देती है। ये दोनों उसे देखकर छुप जाते हैं। वो कहता है कि ये लाइट सब कैसे जल रहे हैं और सारी लाइट को ऑफ करता है। किचन में सब्जियों को देखकर उठाकर फ्रिज में रख देता है। ये दोनों एक जगह में छुप जाते हैं और उसके जाने का वेट करते हैं। रियो उसे कहती है कि तुमने तो कहा था कि इस टाइम पे कोई नहीं आएगा। सेयोंग कहता है कि वो कुछ भूल गया होगा इसलिए लेने आया होगा। वो कहती है कि 2 दिन बाद मेरे प्रैक्टिकल एग्जाम है जिसे पास करना बहुत ही डिफिकल्ट है, इसलिए मुझे प्रैक्टिस करना होगा। इस एग्जाम में सिर्फ 30% लोग ही पास करते हैं। हीरो कहता है कि तुम्हें फेल होने का डर है इसलिए बहाना बना रही हो। वो कहती है कि फेल जैसे वर्ड मेरी लाइफ में तो है ही नहीं। हीरो से कहता है कि हम दोनों बहुत छुप लिए। फिर वो दोनों अपना रोमांस कंटिन्यू करते हैं। रियो अपने एग्जाम के लिए जाती है। मोहिम अपनी मॉम के साथ बाहर आती है। बाहर उन्हें डैनो और यांदो मिल जाते हैं। यांदो भागकर मोहिम की मॉम को हक कर लेती है क्योंकि वो उनसे 2 दिन से नहीं मिली थी। डैनो यांदो को उनके घर नहीं भेजा था। मोहिम की मॉम कहती है कि हम यांदो का अच्छे से ध्यान रखेंगे, तुम हमारे घर छोड़ के जाओ। डैनो कहता है कि यांदो की बेबी सीटर अगले हफ्ते आने वाली है, इसलिए मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता। फिर वो यांदो को लेकर किंडरगार्टन जाने लगता है। मोहिम यांदो को बाय कहती है। मोहिम की मॉम कहती है कि मुझे एक ग्रैंड डॉटर चाहिए। मोहिम कहती है कि अपनी बड़ी बेटी से कहो। उसकी मॉम कहती है कि कम से कम एक ब्लाइंड डेट पर तो जाओ। मैंने मिसुक से भी कहा था रियो को जाने के लिए, उसने मना कर दिया। मोहिम कहती है कि ना रियो जाएगी ना मैं जाऊंगी। फिर वो अपने ऑफिस जाने लगती है। यांदो डैनो का हाथ छोड़ देती है। वो पूछता है क्या हुआ, तुम किंडरगार्टन नहीं जाना चाहती। वो कहती है कि नहीं, अगर मैं किंडरगार्टन जाऊंगी तो शाम तक मुझे वहीं पर रहना पड़ेगा आपके आने तक। डैनो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें जल्दी पिक कर लूंगा। वो कहते हैं कि आप मेरी वजह से काम नहीं कर पाओगे। डैनो कहता है कि मुझे बहुत ही बुरा लगता है, सारा दिन तुम्हें स्कूल में रहना पड़ता है, बस और कुछ दिन ही फिर बेबी सिटर आ जाएगी। यांदो पूछती है कि क्या मैं मोहिम आंटी के घर नहीं रह सकती, मुझे उनके साथ रहना बहुत पसंद है। ग्रैंड मॉम मेरे लिए अच्छे अच्छे खाना बना के देती है। मोहिम आंटी के आते ही हम सब एक साथ खेलते हैं। डैनो कहता है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगा। हम लोग इस हफ्ते बाइक राइड भी जाएंगे, फिर बहुत मस्ती करेंगे। ये सब सुन के यांदो किंडरगार्टन जाने के लिए मान जाती है। रियो का प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू होता है। पहले तो वो थोड़ी नर्वस होती है, फिर वो अपना पूरा फोकस खाना बनाने में लगा देती है। दूसरी तरफ हीरो जल्दी जल्दी खाना खाता है। मयंक उसे देख के पूछता है कि क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो क्या। ये सुनते वो शौक हो जाता है। वो कहता है कि तुम कभी इतनी जल्दी खाना नहीं खाते हो, कुछ दिन से देख रहा हो तुम बहुत जल्दी जल्दी खाना खा रहे हो और शाम के 6 बजे रोज ऑफिस से बाहर निकल जाते हो। वो टॉपिक चेंज करने के लिए मयंक को खाना खाने को कहता है। रियो एग्जाम देकर बाहर आती है। हीरो उसे ले जाने के लिए आया रहता है। रियो उससे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे। वो कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को कंग्रेचुलेशन करने आया हूँ। उसे एक बुके देता है। वो कहते हैं कि रिजल्ट तो अभी तक आया नहीं है। वो कहता है कि मैं रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस पर विश्वास करता हूँ। वो कहती कि तुम थोड़ा ज्यादा ही नॉटी हो गए हो। वो कहता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। डेंजो को रास्ते में नाइट मिल जाती है। वो बताती है कि वो एक बिजनेस ट्रिप पे गई थी, मैं अब ऑफिस जा रही हूँ। वो कहता है कि एक ही जॉब में बंधे रहना कितनी बुरी बात है, देखा मुझे, देखो मैं कितना फ्री हूँ। वो कहती है कि अनएम्प्लॉयड होना बहुत ही अच्छी बात है। वो कहता है मैं अनएम्प्लॉयड नहीं हूँ। प्रोटीन के डब्बे को दिखाते हुए कहता है कि ये मेरा नया बिजनेस है। उसे देते हुए कहता है कि मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तभी नाइट के हाथ से उसके पेपर्स नीचे गिरते हैं। उस पेपर में सियोंग की कंपनी का नाम देखता है। उसे पूछता है कि तुम इस कंपनी में काम करती हो। वो कहता है कि ये मेरे दोस्त की कंपनी है। वो पूछती है माइक तुम्हारा दोस्त है। वो कहता है नहीं, सियोंग मेरा दोस्त है। तभी वहाँ हीरो रियो के साथ आता है। डेंजो उन्हें देख के बुलाता है। वो रियो के हाथ में बुके को देख के पूछता है। हीरो उसके हाथों से ले लेता और कहता है कि ये बुके मेरा है, ये मेरे हाथ से लेकर भाग रही थी। डेंजो कहता है तुम बुके भी चुराने लगी, मैं मॉम को जाके बताता हूँ तुम्हारे बारे में। उन दोनों कैसे बातें करते देख नाइक पूछती है कि तुम दोनों सिबलिंग्स हो। रियो पूछती है कि तुम इसे कैसे जानती हो। डेंजो कहता है कि ये मेरे पुराने जिम में आती थी। वह हीरो से कहता है कि मुझे तुम्हारा ऑफिस देखना है, मैंने अभी तक नहीं देखा। वो उसे अपने ऑफिस लेकर आता है। नाइक डेंजो से कहती है कि इस प्रोटीन पाउडर के बारे में तुमने सोशल मीडिया में चेक किया कि नहीं। वो कहती है कि इस ब्रांड को अभी तक फूड लाइसेंस नहीं मिला है, ये अच्छा ब्रांड नहीं है। सोशल मीडिया में इस ब्रांड को लेकर बहुत ही बातें चल रही है। ये सुनते उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। रियो उसका कान पकड़कर घर लेकर आती है और अपनी मॉम से कहती है कि इसने फिर से बहुत बड़ी गलती की है, इसके ऊपर पुलिस कंप्लेंट भी हो सकती है, और उस प्रोटीन पाउडर वाली बात बताती है। ये सुन के उसके डैड उस पर बहुत गुस्सा होते हैं।
मिसुक पूछती है कि क्या तुम इसके बारे में पता नहीं था? वो बहुत ही सैड रहता है और कहता है कि मुझे इस प्रोटीन के बारे में नहीं पता। रियो कहती है कि तुमने जिसको भी ये प्रोटीन बेचा है उन्हें कॉल करके उनसे माफी मांगो, ये प्रोडक्ट यूज करने से मना करो और उनके पैसे भी उन्हें वापस दे दो। हर बार तुम मॉम के पैसे को डुबाते हो, कब सुधरोगे तुम? मिसुक कहती, हर बार इसने मेरा भरोसा तोड़ा है, फिर भी मैं सोचती थी कि इस बार वो जरूर कुछ ठीक करेगा, कुछ अच्छा करेगा। वो जॉबलेस है इसलिए मैं उसे कुछ नहीं कहती, मैंने इस पर भरोसा किया। वो डेंजो को डांटती और कहती है कि तुम्हें मालूम है ना तुम्हारे डैड कितने मुश्किल से पैसा कमाते हैं, तुम्हें बिना मेहनत के पैसे मिल जाते हैं इसलिए तुम वेस्ट करते हो। तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? प्रोडक्ट को चेक किए बिना तुम कैसे बेच सकते हो? वो कहता है कि ये मेरी गलती है, मैं इस बार जरूर कुछ अच्छा करना चाहता था, मुझे इस प्रोटीन के बारे में पता नहीं था, मैं आप लोगों के लिए बोझ हूँ। मैं रियो की तरह अच्छे से पढ़ भी नहीं पाया, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं सक्सेसफुल होना चाहता था ताकि मैं बहुत सारे पैसे कमा के आप लोगों की हेल्प कर सकूं। मैं रियो की तरह स्पेशल बनना चाहता था। ये बोलते हुए रोते हुए अपने रूम में चला जाता है। शाम को मोयुम फिर से डैंजो से मिलती है। डैनो उसे ग्रेट करके जाने लगता है। वो उसे बुलाकर कहती है कि हम दोनों अच्छे से ग्रेट कर सकते हैं, ऐसे सर झुकाकर नहीं बल्कि पूछ के कैसे हो तुम, आज का दिन तुम्हारा कैसा गया? डैनो कहता है कि मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। वो कहती है कि मेरे लिए तुम्हारे पास कुछ है, उसका फेवरेट कैंडी देती है। मोयुम कहती है कि तुमने कहा था कि यांदो मेरी बेटी नहीं बन सकती। मुझे ऑकवर्ड नहीं लगा, मैंने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन तुमने मुझसे ये नहीं कहा था कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। मैंने कहा था कि ये नहीं हो सकता। डैनो कहता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। वो पूछती है कि तुमने उस दिन मेरे लिए क्यों इतने सारे मेडिसिन लाए थे? तुम्हें मेरी फिक्र थी इसलिए तुमने लाया था ना? वो कहता है कि वो सिर्फ मेडिसिन थे और कुछ नहीं। ये सुन के मोयुम को बुरा लगता है। वो उसे कैंडी देकर कहती है कि इसे ले लो, मैं बहुत ही एम्बेरेसिंग फील कर रही हूँ, हम दोनों एक ही रास्ते में जा रहे हैं, मैं पहले चली जाती हूँ उसके बाद तुम आना। ये बोल के मोयुम बहुत ही सैड होकर जाती है। डैनो भी उसे बहुत ही सैड होकर देखता है। डैंसो सारे कस्टमर को फोन करके उनसे माफी मांगता है और उनका पैसा वापस करता है। तभी वहाँ रियो आती है। वो उसे कहता है कि बिना नॉक किए तुम कैसे आ गई? वो कहती है कि तुम भी तो मेरे रूम में आते थे। डैंसो कहता है कि मैं जब भी तुम्हारे रूम में आता था तो मुझे मार के भगाती थी। रियो कहती है तब मैं तुमसे बहुत नफरत करती थी, मुझे लगता था कि मॉम तुमसे ज्यादा प्यार करती है। मैंने कितनी कोशिश की नंबर 1 बनने की, लेकिन उनके लिए नंबर 1 तुम थे। वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं था, तुम मॉम के लिए सब कुछ थी, उनकी शान तुम ही तो थी। रियो कहती मैं तुमसे बड़ी हूँ इसलिए अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, हर कोई स्पेशल नहीं होता, ज्यादातर लोग साधारण जिंदगी जीते हैं, उनमें से मैं एक हूँ, इसलिए स्पेशल बनने के पीछे मत पढ़ो। तुम्हारे लिए जो इम्पोर्टेंट है तुम उसे करो, जो तुम्हें अच्छा लगता है उसे करो। उन दोनों की बातें मिसुक बाहर से सुनती है। तभी वहाँ पर रियो के डैड आते हैं। मिसुक उन्हें वहाँ से लेकर जाती है। आज रियो का रिजल्ट है इसलिए हीरो बहुत ही परेशान रहता है। रियो को विंडो पर देख के जल्दी से अपने विंडो ओपन करता है। वो देखता है कि रियो का चेहरा उतरा हुआ है। उसे लगता है कि वो फेल हो गई है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, पहले टाइम में कोई भी सक्सेस नहीं होता है। ये सुन के वो बहुत ही खुश होकर बोलती है कि मैंने अपने फर्स्ट टाइम में ही पास कर लिया और मुझे कोरियन फूड सर्टिफिकेट भी मिल गया। ये सुन के वो भी बहुत ज्यादा खुश होता है। वो खुशी से जम करके उसके रूम में आने वाला था। वो कहती है कि तुम नीचे आओ, हम दोनों पार्क में मिलेंगे। रियो पार्क पर कैप पहनकर आती है ताकि कोई उसे न पहचाने। वो हीरो से दूर बैठती है। वो उसे देखकर कहता है कि कोई तुम्हें देखेगा तो जरूर डाउट करेगा, हम दोनों सालों से साथ में घूम रहे हैं, अगर हमें कोई गले लगाते हुए देख लिया भी तो बुरा नहीं समझेगा, क्योंकि यहाँ के सभी लोग ने हमें बचपन से साथ में देखा है। ये बोल के उसे हक करता है और उसे कंग्रेच कहता है। उसे कहता है कि अब से किचन में तुम बहुत ही केयरफुल से काम करोगी और किचन में साथ रहने वालों के साथ सावधान रहने को कहता है। रियो कहती है कि जो आदमी खाना बनाते हैं उनकी फोर आर्म्स बहुत ही अच्छे होते हैं। ये सुन के हीरो कहता है कि एक आर्किटेक्चर की फोर आर्म्स उनसे ज्यादा अच्छे होते हैं। ये बोल के अपने फोर आर्म्स उसे दिखाने लगता है। हाइसुक अपने हस्बैंड के रूम में आती है। वो पूछती तुम बहुत बिजी हो क्या? वो कहता नहीं, मैं बस ऐसे ही पढ़ रहा था। वो पूछता है कि तुम्हें कुछ काम था क्या? वो कहते नहीं, मैं बस तुम्हारे रूम देखने आई थी। वो उसके बेड को देख के कहती है कि तुम्हारा बेड बहुत छोटा है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर अकेला सोता हूँ इसलिए मेरे लिए काफी है। हाइसुक कहती है मेरे रूम में बेड बहुत बड़ा है, क्या तुम वहाँ आना चाहते हो? ये सुनते हुए पिल्लो को उठा के उस रूम में भागने लगता है। मोयुम अपना काम खत्म करके बाहर आती है। उसके कोलिक उससे पूछते है कि तुम कहाँ जा रही हो? वो कहती है मुझे कुछ काम है। दूसरा कोलिक कहता है कि तुम्हें नहीं दिख रहा, वो फ्यूनरल कपड़े पहनी है। मोयुम अपने लेट सीनियर एओ जू यून के रेस्ट प्लेस पर आती है। आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है। 3 साल पहले की स्कूल में आग लग गई थी। बच्चों को बचाते समय उनकी डेथ हो गई थी। वो शोक मनाकर वहाँ से वापस लौटती है। तभी वो डैनहो और यांदो को वहाँ आती देखती है। डैनो यांदो को उसके मॉम की फोटो को देखकर ग्रेट करने के लिए कहता है। यांदो अपने मॉम डैड को ग्रेट करती है। डैनो भी अपने मॉम डैड को ग्रेट करता है। तभी हमें पता चलता है कि यांदो डैनहो की बड़े भाई की बेटी है। वो उनकी फोटो को देखकर बताने लगता है कि यांदो अच्छे से बड़ी हो गई है और अच्छे से खाना खाती है और अच्छे से पढ़ाई भी करती है। यांदो कहती है कि
मैंने अल्फाबेट भी सीख लिए हैं। डैनो कहता है आप लोग यान्दो की चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा और उसका ख्याल रखूंगा। यान्दो अपनी मॉम डैड के लिए अपने हाथों से फ्लावर बना के लाई थी। उन फ्लावर को उनके फोटो के सामने लगा देती है। दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। मोयम उनके सामने आ जाती है क्योंकि वो उन दोनों की बातें सुन ली थी। तीनों बाहर आते हैं। मोयम डैनो को सॉरी कहती है उनकी बातें सुनने के लिए। वो अपनी सीनियर के बारे में बताती है। डैनो कहता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल हुआ होगा, तुमने अपनी आंखों के सामने अपने सीनियर को मरते देखा। मोयम कहती है कि तुम्हारे लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ होगा। डैनो कहता हाँ, सब कुछ एकदम अचानक हो गया था। मेरी फैमिली एक ट्रिप पर जाने वाली थी, लेकिन मुझे एक स्टोरी कवर करना था। उसके बाद मुझे मेरी फैमिली के एक्सीडेंट की खबर मिली। मेरे भाभी, भाई, मॉम, डैड सबकी जान चली गई। मेरी भाभी ने आखिरी सांस तक यान्दो को होल्ड करके रखा था, इसलिए यान्दो बच पाई। मोयम पूछती है क्या इसलिए तुमने यान्दो के डैड बनने का डिसाइड किया? वो कहता है यान्दो मेरे लिए सब कुछ है। हमारी फैमिली जहाँ पे रहती थी वहाँ के लोग यान्दो के बारे में बुरी बातें करने लगे कि यान्दो की वजह से पूरा परिवार खत्म हो गया, इसलिए मैं यान्दो को लेकर यहाँ आ गया ताकि उसे ये सब सुनना ना पड़े। मोयम डैनो को इतने इमोशनल देख कहती है कि क्या तुम्हें एक हक चाहिए? ऐसे टाइम पे तुम्हें क्या बोलना चाहिए मुझे नहीं पता, इसलिए मैं तुम्हें हक करना चाहती हूँ। डैनो कहता है नहीं। मोयम पूछती क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? वो कहता है कि अब ऐसा नहीं हो सकता। रियो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जॉब के लिए अप्लाई करती है। माइक हीरो से कहता है कि तुम्हें आर्किटेक्चर का अवार्ड मिलने वाला है। हीरो पूछता है कि क्या मैं किसी को ला सकता हूँ? मोयम कहता है कि तुम ला सकते हो। ये सुन के हीरो बहुत खुश होता है। वो रियो को वहाँ लेके जाना चाहता है। मिसुक की फ्रेंड ट्रिप में जाने की बात करती है जिसपे ज्यादा खर्चा होने वाला था। ये सुन के मिसुक बहुत परेशान होती है। उसके सारे फ्रेंड ट्रिप के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। इस ट्रिप के बारे में रियो के डैड से बात करने के लिए आती है। तभी उसे पता चलता है कि उनके रेस्टोरेंट में ज्यादा लोग नहीं आते हैं। तभी वहाँ पे एक डिलीवरी बॉय आके कहता है कि पास में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, इसलिए यहाँ के सारे कस्टमर वहाँ चले जाते हैं। इस वजह से उनके रेस्टोरेंट अच्छे से नहीं चल रहा था। ये सुन के मिसुक ट्रिप के बारे में उनसे नहीं बताती है। रियो के कुकिंग क्लास के फ्रेंड को बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जॉब मिल जाती है। उसे सेलिब्रेट करने के लिए वे लोग रियो को इन्वाइट करते हैं, लेकिन रियो को कहीं से भी जॉब के लिए रिप्लाई नहीं आया था, इसलिए वो अपसेट रहती है। तभी हीरो उसे अपने ऑफिस में बुलाता है। वो खाना बनाने की प्रैक्टिस करते हुए उससे बातें करती है। वो खाना टेस्ट करता है। उसे खाना बहुत अच्छा लगता है। रियो खाना टेस्ट करती है। उसे कुछ कमी लगती है। वो सोचती है कि इसमें क्या मिस हो गया। हीरो से पूछता है कि वो अगले हफ्ते फ्री है कि नहीं। वो रीजन पूछती है। वो बताता है कि एक आर्किटेक्चरल एनुअल इवेंट है जहाँ मुझे बेस्ट आर्किटेक्चर का अवार्ड मिलने वाला है। ये सुन के रियो बहुत ज्यादा खुश होती है। हीरो से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ वहाँ जाना चाहता हूँ। वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। हीरो कहता है कि हमारी फैमिली से हम छुपा रहे हैं ठीक है, लेकिन दूसरों से छुपाने की क्या जरूरत है। वो कहती है कि डेंसो नाइक भी जानते हैं, पता नहीं पार्टी में कौन हमें मिल जाए। ये सुन के हीरो को बुरा लगता है। रियो उसे सॉरी कहती है। वो कहता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैं नाराज नहीं हूँ, मैं तुम्हारे फैसले को रेस्पेक्ट करता हूँ। डेंसो अपने पुराने जिम के बाहर रहता है। उसे अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती। तभी उसके बॉस वहाँ आ जाते हैं। उसे देख के वो अंदर आने को कहते हैं। वो उनसे सॉरी कहता है और कहता है कि दोबारा मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। वो उसे फिर से उसे जॉब पे रख लेता है। रियो अपने दोस्तों के साथ लंच पर आती है। उसके एक फ्रेंड को फेमस रेस्टोरेंट में जॉब मिल गई थी। दूसरी फ्रेंड खुद की अपनी रेस्टोरेंट ओपन करने वाली है। रियो उन दोनों को कांग्रेस कहती है। वो उन्हें बताती है कि मुझे अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया, शायद मैं थोड़ी ज्यादा ओल्ड हूँ। वो घर आके देखती है कि उसे एक मेल आया है, लेकिन उसका रिजेक्ट का। ये देख के बहुत ज्यादा टेंशन होती है। तभी वो हानजुन को दिया हुआ कवर निकाल कर देखती है, जिसमें यूएस में कुकिंग ग्लास के बारे में था। वो ये देखते हुए कुछ सोचने लगती है। रात को हीरो रियो से मिलने के लिए उसके घर आता है। मिसुक कहती है कि वो अपने रूम में है। वो उसके रूम में आता है। वो देखता है कि रियो वहाँ पर नहीं है। वो उसकी बिस्तर को ठीक करता है। तभी उसकी नज़र स्टडी टेबल पर पड़ती है। वो वहाँ उस कुकिंग स्कूल के फॉर्म को देख लेता है। तभी रियो वहाँ आती है। वो इसके बारे में पूछता है। वो पूछता है कि ये तुम्हें हानजुन ने दिया था, तुम अभी तक इसे क्यों रखी हो? वो कहती है कि बस ऐसे ही रखा था। वो एक नोट्स दिखाता है जिसमें रियो ने इस स्कूल के बारे में बहुत सारे रिसर्च किए थे। रियो कहती है कि इस बारे में हम बाहर बात करते हैं। दोनों बाहर आते हैं। हीरो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे फिर से छोड़ के अब्रॉड जाने वाली हो? वो कहती है बस मैं ऐसे ही देख रही थी। वो कहता है वो तो ठीक है, लेकिन तुमने उसके बारे में रिसर्च क्यों किया? वो कहता है तुम जानती हो पहली बार जब तुम अब्रॉड गई थी मेरे लिए कितना मुश्किल था, और जब हम साथ हैं टाइम बहुत जल्दी चले जाता है। ये सोच के मुझे बहुत गुस्सा आता है। उससे बिना बात किए तुम इस बारे में कैसे सोच सकती हो? रियो कहती मेरे लिए भी मुश्किल है तुमसे दूर रहना। वो कहता है कि एक तरफ कहती हो कि मुझसे दूर रहना मुश्किल है, और दूसरी तरफ तुम यूएस जाने के बारे में सोच रही हो। तुमने जो कहा मैंने वो किया। तुमने कहा हमारा रिलेशन सीक्रेट होना चाहिए, मैंने उसे मान लिया। तुम्हें समझने की कोशिश की। मैंने अपने आप को समझाया कि मैं वेट कर लूंगा। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूँ? रियो उसे कहती है कि मैंने जहाँ भी जॉब के लिए अप्लाई किया था सबने मुझे रिजेक्ट कर दिया। कोई भी मुझे इंटरव्यू तक नहीं बुलाया। मैंने सोचा था कि मेरा ड्रीम मिल गया। मैंने सोचा कि मैं अभी तक यंग हूँ,
34 एज में कुछ नया शुरू करना awkward तो है। मैंने सर्टिफिकेट लिया, मैं बीमार थी, फिर भी मैं कुकिंग करना चाहती थी। इसलिए मैंने सोचा कि मेरी डिग्री होती तो अच्छा होता। इसलिए मैंने उस कुकिंग स्कूल के बारे में रिसर्च किया था। हीरो से कुछ कहना चाहता है। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारे सामने एम्बैरेसिंग नहीं होना चाहती थी, तुम्हारे साथ खड़े होना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ इवेंट में जाने के लिए मना किया। हीरो कहता है कि तुम्हारे जैसा हॉनेस्ट इंसान मैंने अभी तक नहीं देखा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या करती हो और कहाँ से आती हो, तुम जो हो मैं उसे पसंद करता हूँ। वो कहती है ये सब बोलने के लिए थैंक यू, सुन के बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये काफी नहीं है। मैं सिर्फ प्यार के सहारे नहीं जीना चाहती। वो उसे सॉरी बोल के जाने लगती है। वो उसके साथ जाने लगता है। वो उसे मना करती है। उसे कहती है कि प्लीज मुझे फॉलो मत करना, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, कुछ दिन मैं अकेले रहना चाहती हूँ, सिर्फ 1 हफ्ते के लिए। ये बोल के वो चली जाती है। वो उसे कुछ नहीं बोल पाता। आगे अंधेरा रहता है, इसलिए वो कार की लाइट को ऑन करता है। रियो घर चली जाती है। धैनो घर जाता है। रास्ते में वो मोइम को ड्रिंक्स करते हुए देखता है। वो देखता है कि बहुत ज्यादा ड्रिंक्स कर रखी है। वो उसे घर जाने के लिए बुलाता है। वो उसका चश्मा निकाल लेती है और कहती है तुम अभी तक मड फ्लैटमैन क्यों नहीं बने? चश्मा निकाल दे, तुम्हें ट्रांसफॉर्म होना था। वो कहते तुम ज्यादा ड्रिंक पी ली हो, चलो हम घर चलते हैं। वो उसका हाथ पकड़ के कहती है कि तुम अपना आर्टिकल सच्चा लिखते हो, मेरे साथ तुम के एक विलन की तरह पेश आते हो। वो कहता है हाँ मैं तुम्हारे लिए एक विलन हूँ, मेरे साथ रहोगे तुम्हें बहुत मुश्किल होगी, मड फ्लैट मैन की तरह मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा, इसलिए उस मड फ्लैट मैन को तुम सपना समझ के भूल जाओ। वो कहती है मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। वो कहती है कि तुम अपने फीलिंग्स के बारे में खुद सोचो, इस बार एक्सीडेंटली नहीं जानबूझ के करूंगी, इसलिए अवॉइड करना चाहते हो तो कर लो। वो उसे किस करने आती है और उसके बाहों में बेहोश हो जाती है। डैनो उसे उठाकर उसके घर लेके जाने लगता है। उसके घर के सामने लेकर आता है। तभी मोइम की माँ बाहर आती है। डैनो उसे नीचे उतारता है। मोइम की माँ उसे थैंक यू कहती है और सॉरी भी कहती है। वो कहती है कि इसने बचपन से अभी तक मुझे काफ़ी बार एम्बैरेसिंग किया है, पता नहीं इसने किस लिए इतना ड्रिंक किया है, शायद मैंने इसकी परवरिश अच्छी नहीं की। वो कहती कि पता नहीं कौन इसे अपनाएगा। डैनो कहता है कि आपने इसकी बहुत अच्छी परवरिश की है, मैं इसे अपनाना चाहूँगा। ये सुन के मोइम और उसकी मॉम शौक हो जाते हैं। वो कहता है मुझे पता है कि मोइम मेरे लिए बहुत अच्छी है, मैं जानता हूँ कि आपको बहुत चिंता होगी, इसलिए मैं मोइम के साथ सब कुछ खत्म करना चाहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं अपने आप को रोक पाऊंगा। ये सुन के मोइम शौक में रहती है। मोइम की मॉम इन दोनों को देख के हैरान होती है। हीरो रियो को बहुत मिस करता है। उसे कॉल करने की सोचता है, लेकिन रियो ने उसे कहा था कि उसे टाइम चाहिए, इसलिए वो उसे डिस्टर्ब नहीं करता। रियो खाना बनाने में फोकस करती है। उसका ध्यान बार बार फोन की तरफ ही रहता है, क्योंकि वो सेयोंग को बहुत मिस कर रही थी। दोनों को अपने काम में बिल्कुल मन नहीं लगता। रियो देखती है कि डेंजो सारे प्रोटीन पाउडर को बाहर फेंक रहा है। वो रियो से कहता है कि मैं मॉम के सारे पैसे लौटा दूंगा, क्योंकि उसे जिम का काम वापस मिल गया है, अब वो एग्जाम की तैयारी भी करेगा। वो कहता है कि मैं तुमसे छोटा हूँ, इसलिए बहुत एम्बैरेसिंग फील करता था, इसलिए मैं इतना जिद्दी बन गया, हमेशा तुमसे बेटर करने के बारे में सोचता था, इस वजह से मैंने सिर्फ गलतियां ही की। अब मुझे समझ आ गई है कि हम एक फैमिली हैं, अब मैं वैसा कभी नहीं सोचूंगा, मैं हमारी फैमिली के लिए काम करूंगा। हीरो मोइम से कहता है कि मैं अवार्ड फंक्शन में नहीं आ सकता, तुम संभाल लो। वो अपने कंस्ट्रक्शन वर्क पर जाता है। तभी उसे रियो का कॉल आता है। वो बात करने के लिए बाहर रुक जाता है। तभी ऊपर देखता है कि उसके ऊपर कुछ गिरने वाला है। अगले सीन में रियो रोती हुई भाग के हॉस्पिटल आती है और सेयोंग को ढूंढने लगती है। तभी वो आवाज़ देता है। उसे देख के वो आती है। उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया था। उसे देख के वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है और रोने लगती है। वो उसे कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी है, मुझे तुम्हें कॉल करके बता देना था। तभी रियो उसे आई लव यू कहती है। वो पूछता है कि क्या हुआ। वो कहती कि मैं बहुत बड़ी फूल हूँ, मुझे अपने प्यार से इनफीरियर फील करने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें वो सब बोलने के बाद मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा था, ना मुझे भूख लग रही थी, ना मुझसे अच्छा खाना बन रहा था। मैं जो भी बना रही थी बहुत ही खराब बन रहा था, इसलिए मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रही थी। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे कॉल मत करना, लेकिन मैं तुम्हारी कॉल का वेट कर रही थी। आज मैं तुम्हारे बारे में सुन के कितना डर गई थी। तुम्हें पता है, शौक से मैं बेहोश होने वाली थी। हॉस्पिटल आने तक मेरे दिमाग में हजारों चीजें चल रही थी कि पता नहीं तुम्हें क्या हो गया होगा। वो मुस्कुराते हुए उसे सॉरी कहता है। वो कहती इस टाइम पे भी तुम कैसे हंस रहे हो। वो उसे मार के कहती है अगर तुमने मुझे दोबारा डराया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। वो उसे टीस करते हुए कहता है कि तुम मुझे मारोगी तो मुझे खुशी होगी। वो उसे हक कर लेता है और रोने से मना करता है। वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, आगे से मैं ध्यान रखूंगा, आगे चाहे जो भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, इसलिए तुम एक और बार बोल सकती हो जो तुमने अभी कहा। वो कहती मैंने 2 बार कहा, क्या तुमने नहीं सुना। वो उसे आई लव यू कहता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जैसे मुझे चोट लगी मुझे पता था कि मैं तुमसे जरूर मिलूंगा, इसलिए चोट लगने के बाद भी मैं बहुत खुश था, क्योंकि मैं जानता था कि तुम मुझसे मिलने आओगी। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। इसी के साथ एपिसोड 13 यहाँ पर खत्म होता है। ड्रामा पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिए। अपना ध्यान रखिए और अपना को खुशी दीजिए। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स को बहुत सारा प्यार।